श्रद्धा एक गरीब लड़की थी जो कि अपनी माँ और छोटे भाई के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। श्रद्धा ने 12वीं तक की पढ़ाई गांव में की और ग्रेजुएशन पत्राचार से पूरी की। श्रद्धा की माँ लोगों के कपड़े सिला करती थी। गांव में सिलाई के पैसे कोई ज्यादा नहीं होते थे और उसमें भी कुछ औरतें उधार कर लेती। जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। श्रद्धा ने पहले से ही सोचा हुआ था कि जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी तो वो शहर जाकर नौकरी करेगी और अपनी माँ और भाई का ख्याल रखेगी। माँ, फिक्र मत कर। अगर मैं तेरा लड़का होती तब भी तो तू मुझे कमाने के लिए बाहर भेजती ना। लड़की हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कमाऊंगी नहीं। और माँ, एक बात और, इतने सालों से तू भी देख रही है, इस गांव में कोई आया हमारी मदद करने के लिए? देख, तेरी सारी बात ठीक है बिटिया, लेकिन तू समझने की कोशिश कर, इतने बड़े शहर में तू अकेले कैसे रहेगी? माँ, हमें हमारे हालात खुद ही सही करने होंगे। कोई भी हमारे हालात सही करने नहीं आएगा। अब उसके लिए ओखली में सर देना है तो मुसल से क्या डरना। सब हो जाएगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। बस तू मेरे सफर के लिए कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए बना दे। असल में श्रद्धा ने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहां से उसे कॉल लेटर आया हुआ था। 2 दिन कंपनी में जाकर रिपोर्ट करनी थी। श्रद्धा की माँ सफर के लिए कुछ खाने के लिए बना देती है और अगली सुबह ट्रेन पकड़कर श्रद्धा मुंबई चली जाती है। पहली बार रेलवे स्टेशन पर कदम रखते ही वो वहां लोगों की भीड़ देखकर घबरा सी जाती है। सारे कुली आकर उसको घेर लेते हैं। मैडम, हमारे साथ चलिए। मैडम मैडम मैडम, हमारे साथ चलिए मैडम। हम सामान लेकर चलते हैं ना, कहाँ जाना है बताइए बताइए मैडम। वो घबराकर अपने सामान को उठाती और स्टेशन से बाहर निकल आती है। कंपनी ने आने वाले नए लोगों को रहने की जगह दी हुई थी। श्रद्धा सीधा अपने रूम पर जाती है। अगले दिन सुबह तैयार होकर वो अपनी कंपनी पहुंचती है। हाँ जी, तो श्रद्धा जी, आपको अपना काम समझ में आ गया? हाँ जी सर, मुझे अपना सारा काम समझ में आ गया है। तो ठीक है, आप ये लेटर लीजिए और जाकर बड़े साहब को दे दीजिए, और जब वो साइन कर दें तो ये पेपर मुझे दे दीजिएगा। श्रद्धा पेपर लेकर कंपनी के मालिक के पास चली जाती है और जब वो साइन कर देते हैं तो दिल लगाकर काम करना। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करते हैं। जी सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको शिकायत का मौका ना दूं। श्रद्धा को उस कंपनी में बने हुए सामान को लास्ट में मार्केट में निकालने से पहले गिनती करने का काम दिया गया था। अगले दिन से श्रद्धा अपने काम पर आ जाती है और वो सब चीजों को ध्यान से देखकर उनकी काउंटिंग कर ही उन्हें बाहर निकालती है। उसी ऑफिस में स्वाति और मोहन नाम का लड़का भी काम करते थे। वो काफी समय से कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। जैसे ही सामान बाहर निकालने के लिए जाता, वो पहले से उसमें से कुछ कंटेनर गायब कर देते थे और खुद उन्हें बेच देते थे। श्रद्धा का आना दोनों को ही पसंद नहीं आता। श्रद्धा मैडम, हमने सारे कंटेनर गिन लिए हैं। आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप नई नई आई हैं और काम सीख रही हैं। मोहन जी, मैं अपना काम सीख रही हूँ, तभी मैं ये काम कर रही हूँ। अभी आप मुझे गिनती करने दीजिए। स्वाति और मोहन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। श्रद्धा को काम करते करते कंपनी में 2 महीने हो जाते हैं। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। स्वाति और मोहन को जब अपने ऊपर की कमाई करने का मौका नहीं मिलता तो वो श्रद्धा को झूठे इल्जाम लगाकर कंपनी से निकलवाने का फैसला कर लेते हैं और जैसे तैसे करके वो मैनेजर को भी इस बात का यकीन दिला देते हैं। पहुंचते पहुंचते खबर मालिक तक पहुंच जाती है और वो श्रद्धा को 2 ही महीने हुए हैं तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए, और तुमने अभी से ये चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर, मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग मुझसे चिढ़ क्यों रहे हैं। चोरी करने वाला हर इंसान ऐसा ही कहता है। अभी तुम अपना हिसाब लो और जाओ यहाँ से। जी सर, मैं बिल्कुल यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं आपको बता दूंगी कि मैंने चोरी नहीं की है और ना ही मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। श्रद्धा ऐसा बोलकर वहां से निकल जाती है। कंपनी का क्वार्टर भी उससे ले लिया जाता है। श्रद्धा इतने बड़े शहर में अपने सामान के साथ अकेली खड़ी हुई थी। तभी जैसे तैसे करके वो एक पीजी ढूंढ लेती है।
पीजी में सामान रखने के बाद से लगातार 1 महीने तक इधर उधर जॉब ढूंढती है, पर जब भी वो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती तो सब पूछते कि पहली कंपनी से क्यों निकाला गया। तो श्रद्धा के पास कोई जवाब नहीं होता था। आखिर में थक हार कर एक दिन श्रद्धा अपने पास बचे हुए पैसों को गिनती है। हे भगवान, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं, घर भी बेचने हैं। अगर माँ को पता चल गया मेरी जॉब नहीं है तो वो बहुत दुखी होंगी, उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। सोच श्रद्धा सोच, कुछ तो करना है। तू इस तरह हार नहीं मान सकती। कोई कुछ भी कहे पर तू जानती है कि तू दिल से सच्ची है। तभी श्रद्धा फैसला करती है कि वो इस थोड़े से पैसों से चाय बेचने का काम शुरू करेगी। श्रद्धा अगले दिन जाकर सामान खरीद लेती है और एक हॉस्पिटल के बाहर स्टूल लगाकर चाय बेचने लगती है। वहां काफी भीड़ होती है, आने जाने वाले लोग चाय पीनी शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे, ऐसे कैसे तुमने यहाँ पर आकर अपना ये स्टूल लगाकर चाय बेचना शुरू कर दिया? तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर पहले से ही कई चाय वाले हैं और इसके लिए तुम्हें भाई से परमिशन भी लेनी होगी। भाई से परमिशन लेनी होगी? इसका क्या मतलब हुआ? और यहाँ पर कितने भी चाय वाले क्यों ना हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं भी अपना ही काम करके पैसे कमाऊंगी। तभी वहां कुर्ता पजामा पहने हुए एक रूपदार आदमी आता है। यहाँ पर स्टॉल लगाने से पहले मेरे से परमिशन ली जाती है और मुझे यहाँ हफ्ते भर की कमाई का कुछ पैसा दिया जाता है, जिसे मुंबईया भाषा में हम लोग हफ्ता कहते हैं। तो भैया मैं भी हफ्ता दे दूंगी, लेकिन मुझे काम तो करने दो। श्रद्धा अपना काम शुरू कर देती है। अब वो चाय बनाती और बेचती। वो कई तरह की चाय बनाती। लोगों को उसकी चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता। धीरे धीरे श्रद्धा का काम चल पड़ता है। कुछ पैसे वो गांव में भेजती और कुछ पैसे अपने पास रखती है। चाय बेचते बेचते श्रद्धा वहां पर कई लोगों को जानने भी लगी थी। पीजी की लड़कियों को जब उसके बारे में पता चलता है तो सब उसका साथ देती हैं। अनजाने शहर में अनजाने लोग जब अपनों की तरह खड़े हो जाते हैं तो इंसान को संभलने का मौका मिल ही जाता है। श्रद्धा के साथ भी यही होता है। धीरे धीरे उसका चाय का स्टॉल बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन उसी हॉस्पिटल में उसकी कंपनी के मालिक की मां भर्ती होती है। मालिक श्रद्धा को जब वहां पर चाय बेचते हुए देखता है तो हैरान रह जाता है, पर श्रद्धा से कुछ नहीं कहता। लगातार 1 हफ्ते तक वो श्रद्धा को देखता रहा। वो सिर्फ अपने काम में मशरूफ थी। वो लोगों को चाय बना बना कर दे रही थी और सबसे अच्छे से बात कर रही थी। जो लड़की इतनी बड़ी कंपनी में काम करके चाय की दुकान चला सकती है, वो भी स्वाभिमान के साथ, मुझे नहीं लगता कि उसने चोरी की होगी। मेरी ही गलती है, मैंने तो जांच पड़ताल भी नहीं कराई। मैं आज ही जाकर मैनेजर को बोलता हूं कि सारी सच्चाई का पता करे। कंपनी का मालिक अपने मैनेजर को बोलकर तहकीकात करवाते हैं तो पता चलता है कि स्वाति और मोहन कंपनी को चूना लगा रहे हैं। सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ होते हैं। आखिर में कंपनी का मैनेजर उनसे पूछताछ करता है तो वो बोलते हैं कि उन्होंने श्रद्धा को भी झूठे इल्जाम लगाकर इस कंपनी से निकलवाया था ताकि उनके काम में कोई अड़चन न पड़े। सारी हकीकत जानने के बाद कंपनी का मालिक एक दिन श्रद्धा के पास जाता है। श्रद्धा, बेटा, तुम्हें इतनी लगन से काम करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने कंपनी में तुम्हारे बारे में भी पूछताछ करवाई तो पता चला कि स्वाति और मोहन दोनों ने तुम पर झूठे इल्जाम लगाए थे। सर, मैं ये बात जानती थी कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन उस दिन आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मैं यहां तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया हूं। तुम चाहो तो कल से ही आकर कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन अब मैं चाय बेचती हूँ और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और अब मेरा कोई भी इरादा जॉब करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा काम है और इसे बढ़ाना और घटाना भी मेरे हाथ में है और यहाँ कोई मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वैसे आपका धन्यवाद। तुम्हारा गुस्सा होना बनता है, मैं जानता हूं, पर मैं भी कोई छोटे दिल का इंसान नहीं हूं। मुझे जब अपनी गलती का पता चला तो मैं तुम्हें सॉरी बोलने चला आया। और तुम्हारे काम में भी कोई बुराई नहीं है। तुम एक मेहनती लड़की हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच में मुझे ये काम पसंद आ गया है।
यहाँ ना तो मेरे स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचा रहा है और ना ही मैं यहाँ किसी की जवाबदेह हूँ। मैं कल अपने गांव जा रही हूँ और अपने माँ और भाई को भी यहाँ ले आऊंगी। ये सब कुछ मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। कंपनी का मालिक श्रद्धा को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब श्रद्धा अपने घर पहुंचती है तो कंपनी का मालिक अपने परिवार के साथ उससे पहले उसके घर पहुंचा हुआ था और श्रद्धा की मां को सारी बातें भी बता चुका था। श्रद्धा उनको वहां देखकर हैरान हो जाती है। बिटिया, तूने इतनी मुसीबतें अकेले झेली और तूने एक बारी भी अपनी मां को कुछ नहीं बताया। मां, तू यहां पर मुझे लेकर फिक्र में रहती, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया और मैं तुझे चिंता देने के लिए शहर नहीं गई थी। सर, आप यहाँ कैसे? हम इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि हमें अपनी चाय वाली बहू बहुत पसंद आ गई है और हमने उसकी माँ से उसका हाथ मांग लिया है। श्रद्धा की माँ श्रद्धा को बताती हैं कि उसके मालिक अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगने यहाँ आए हैं। मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। अब मेरी पहचान एक चाय वाली से है और मेरी माँ और मेरे भाई को भी मेरी जरूरत है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम अपना काम जैसे कर रही हो वैसे ही करती रहना। अपनी माँ और भाई को भी अपने साथ शहर लेकर चलो। फिर कुछ समय बाद श्रद्धा की शादी बड़े धूमधाम से कंपनी के मालिक के बेटे विवेक से हो जाती है। श्रद्धा अपना टी स्टॉल बड़ा कर लेती है और उससे कमाए हुए जितने भी पैसे होते हैं वो अपनी माँ को दे देती है और वो अपनी बेटी और बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाती है। जामनगर के एक छोटे से गांव में ललिता नाम की एक औरत अपनी बेटी सपना के साथ रहती थी। पति के गुजरने के बाद जैसे तैसे करके ललिता अपनी बेटी को पाल रही थी। सपना ने गांव के ही सरकारी स्कूल से 12वीं करी हुई थी और 1 साल से वो घर पर थी कि एक दिन ललिता के दूर का भाई शहर से उससे मिलने के लिए आता है। अरे ललिता बहन, ये तूने क्या हालत बना रखी है? जो कुछ है भैया तुम्हारे ही सामने है, अब क्या कहूं। जब से वो गुजरे हैं जैसे तैसे करके घर का गुजारा हो रहा है। देख बहन, मेरी जानकारी में एक है, वो फैक्ट्री में काम करवाता है। अगर तू कहे तो मैं सपना को अपने साथ ले जाता हूँ। शहर जाकर नौकरी करेगी तो 4 पैसे कमा लेगी। देख, आगे तुझे इसकी शादी भी करनी है और मुझे नहीं लगता कि तेरे हालात देखकर कोई भी सपना का हाथ मांगेगा। जानती हूँ, दिन रात बस इसी चिंता में ही तो घुली जा रही हूँ। पर भाई, इतनी दूर शहर में लड़की को कैसे भेज दूँ? तुझे क्या मेरे ऊपर यकीन नहीं है? मेरी भांजी है, मैं उसे ऐसे ही रोड पर थोड़े ही छोड़ दूंगा। भाई हमारे साथ रहेगी और जैसे ही कहीं अच्छी जगह नौकरी लगेगी थोड़े दिनों बाद तुझे भी बुला लेगी। ललिता सोच में पड़ जाती है। वो जानती थी कि घर में इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी को कोई ढंग की चीज दिला पाए। उसकी शादी तो बहुत दूर की बात है। सपना बहुत ही सीधी और सरल सी लड़की थी। शहर आने पर मामा की वाइफ से जब उसकी अब पहली बार सामना होता है, हे भगवान, अपने घर में पहले से ही 2-2 बच्चे हैं, ऊपर से इसको उठा लाए। ऐसे मत बोल, बेचारी बहुत ही दुखी हालत में थी। 12वीं क्लास पास करी हुई है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। अरे जब मिलेगी तब मिलेगी नौकरी, इतने दिन क्या ये मेरे ऊपर बैठकर खाएगी? सपना अभी घर में आई थी कि उसकी मामी उसे इतनी बातें सुना गई थी। पानी तक को नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा। सपना हाथ बांधे हुए मामी और कभी घर को देख रही थी। तभी एक कमरे से 2 बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। वो सपना को देखकर मुस्कुराते हैं तो सपना भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। अब तुम खड़ी क्यों हो? देखो भाई, तुम कोई मेहमान नहीं हो और ना ही मुझसे किसी तरह की मेहमान नवाजी की उम्मीद करना। रात का खाना सबके लिए तुम ही बनाओगी। खाना तो बनाना आता है ना? हाँ हाँ मामी, सब कुछ आता है। सारे घर का काम भी आता है और खाना बनाना भी आता है। चलो भाई, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं हो जाती तब तक यहीं पर ही घर के काम और खाना बना लिया करना। और ये मत सोचना कि मामी के पास जाते ही काम पर लग गई। फ्री में तो मैं किसी को कुछ नहीं देती। हाँ। रात का खाना सपना सबके लिए बनाती है और सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मामा के भरोसे ही उठकर आ गई हो या तुम्हें कुछ कहीं का पता है कि कहाँ जॉब हो सकती है? मामी, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। मैंने तो आज से पहले शहर देखा भी नहीं। हाय राम, मेरी ही किस्मत फूटी हुई है। सुनो महारानी, कल सुबह उठकर सारे घर का काम कर लेना बगैर कहे। और आप जल्दी से जल्दी इसकी नौकरी के लिए कहीं बात करो। सपना चुपचाप खाना खाकर सोने चली जाती है।
अगली सुबह वो जल्दी उठती है। बच्चों के लिए खाना बनाकर उन्हें स्कूल भेजने के बाद वो सारे घर का काम करती है। फिर दोपहर का खाना बनाती है। 10 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। उसके मामा को सपना के लिए कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन, 10 दिन हो गए तुझे यहाँ पर आए हुए, तेरे लिए तो कोई नौकरी भी इस शहर में नहीं है। 12वीं ही पास करी हुई है, आगे पढ़ी होती तो बात भी बनती। मेरी बात मान सपना, तू तो एक चाय की दुकान खोलकर बैठ जा। हाँ। तभी सपना अपनी मामी की तरफ देखती है। अब ये दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? सच ही तो कह रही हूं, नौकरी तो भूल जा, चाय की दुकान खोल ले। वैसे भी शहर के लोग चाय बहुत पीते हैं। पर मामी, मैं चाय की दुकान खोल तो लूंगी, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जानती हूँ, खाली हाथ भेज दिया तेरी माँ ने तुझे। सुन, अगर तू अपने मामा को ना बताए तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। यहाँ थोड़ी देर पर एक चौराहा पड़ता है, चलता फिरता चौराहा है। आसपास मजदूर वगैरह काम करते हैं और चाय की तलाश में रहते हैं। फिर वहां पर दुकानें भी बहुत हैं, हर दुकान से चाय का ऑर्डर मिल सकता है। सपना बहुत देर तक सोचती है कि मामी के ताने खाने से तो अच्छा है कि मैं चाय की दुकान खोलकर बैठ जाऊं। गांव में माँ भी पैसों के लिए आस लगाकर बैठी होगी। ठीक है मामी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चाय की दुकान भी खोल सकती हूँ। देख, मुझे गलत मत समझ, मुझे लगा तेरे लिए यही काम अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा कि तेरे हाथों में स्वाद है। चाय तो तू एकदम मस्त बनाती है। ये ले, चाय का नाम लेते ही चाय पीने की तलब जाके। जा, एक कप चाय बना ला। चल, ऐसा कर, अपने लिए भी बना ला। अगले दिन सुबह मामी के पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी मामी से मिलने के लिए आती है। उस समय सपना सारे घर का काम खत्म कर रही थी कि तभी मीनाक्षी का बेटा संदीप भी अपनी माँ को बुलाने के लिए वहां आता है और सपना को देखकर वो उसे पसंद कर लेता है। घड़ी भर के लिए घर से निकल जाऊं, मेरा बेटा पीछा करते करते आ ही जाता है। पता नहीं कितनी फिक्र लगी रहती है इसे मेरी। नसीबों वाली हो बहन, जो इतना प्यार करने वाला बेटा मिला है। ये कौन है जो पोछा लगा रही है? दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही है और संस्कारी भी। अरे इनकी दूर की बहन है, उसकी बेटी है। बेचारे बहुत गरीब हैं। शहर में नौकरी के लिए आई थी, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है, तो अब चाय की दुकान खोलने वाली है। इसी तरह बातें हो रही थीं और अगले दिन मामी सपना के लिए एक चाय की दुकान खुलवा देती है और साथ ही साथ बोल देती है कि जितने पैसे कमा कर लाएगी मेरे हाथ पर रख देना। सपना का मामा 1-2 दिन तो मामी से कुछ कहता है, फिर उसे भी लगता है कि गांव में बहन को क्या जवाब देगा। इससे तो अच्छा है कि सपना चाय की दुकान ही कर ले। सपना चाय बहुत टेस्टी बनाती थी। धीरे धीरे वहां के लोगों को उसकी चाय पसंद आ जाती है। वो मसाले वाली चाय, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय और तंदूरी चाय भी बनाने लगी। वो जितने पैसे कमा कर लाती, उसकी मामी उसके हाथों से छीन लेती है। एक दिन, मामी जरा 2000 रुपए दे दो, मैं माँ को गांव भिजवा देती हूँ। पता नहीं उनके पास खाने के लिए भी कुछ है या नहीं। अरे वाह 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 वाह, ये लो, महारानी को 2000 रुपए चाहिए। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी दुकान खुलवाने के लिए पूरे 4000 रुपए लगवाए थे। जानती हूँ मामी, लेकिन अब तक कम से कम मैं आपको 6000 रुपए वापस दे चुकी हूँ। हाँ, एहसान फरामोश कहीं की। इस घर में रहती है, खाती पीती है, वो खर्चा कौन गिनेगा? सपना 1-2 बातें और कहती है। मामी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बालों से पकड़कर घर के बाहर धक्का दे देती है कि तभी वहां से गुजर रहे संदीप को सपना पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने घर ले आता है। माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चाची इसे रोज मारती है और ये जितना कमाकर लाती है इससे छीन लेती है। बेचारी की माँ गांव में अकेली रहती है, उसके पास भी पैसे नहीं भेज पाती। हे भगवान, मैं नहीं जानती थी कि वो तेरे ऊपर इतने जुल्म करती है। बेटी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू कमाती है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है। तू एक काम कर, अपनी माँ को गांव से शहर बुला ले। यहीं थोड़ी दूरी पर मेरी एक सहेली रहती है, उसका एक कमरा खाली है। अपनी माँ को लेकर वहां रह, और जब तक तेरी माँ नहीं आ जाती फिक्र मत कर, तू मेरे पास रह ले। सपना के लिए तो ये सब डूबते को तिनके का सहारा था। वो चुपचाप मीनाक्षी के पास रुक जाती है और अगले दिन से वो अपने काम पर जाती और शाम को पैसे कमा कर लाती। वो मीनाक्षी को पैसे देने लगती तो मीनाक्षी मना कर देती। बेटा, तू नहीं जानती, मैंने अकेले अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे पता है कि एक औरत के ऊपर क्या क्या गुजरती है। अगले दिन सपना संदीप के साथ जाकर अपनी माँ के नाम मनी ऑर्डर कर देती है और ये भी लिखवा देती है कि माँ जल्दी से यहाँ आ जाओ।
एक हफ्ते बाद सपना की माँ गांव से शहर आ जाती है। मीनाक्षी उसकी माँ और सपना को वो घर दिखा देती है। दोनों उसमें रहने लग गई। अब सपना सुबह चाय बेचने के लिए निकलती और शाम को घर पहुंचती। कुछ दिन तो उसकी माँ घर में अकेले रहती है। फिर उसके बाद वो भी अपनी बेटी की मदद के लिए उसकी दुकान पर पहुंच जाती। अब दोनों माँ बेटी बहुत अच्छे से काम कर रही थी और 4 पैसे भी कमा रही थी। एक दिन सपना का मामा वहां आता है। बहन, मैंने बहुत कोशिश करी कि सपना के लिए कहीं अच्छी जॉब हो जाए, लेकिन इसकी मामी को ये एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे माफ कर दे सपना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। कैसी बातें कर रहे हो मामा जी? मुझे आपसे या मामी से कोई भी शिकायत नहीं है। हर बुरी चीज में एक अच्छाई छुपी होती है। माना उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैं उनकी वजह से ही आज अपने पैरों पर खड़ी हूं। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिस समय वो ये बातें कह रही थी, मीनाक्षी बाजार से जाते हुए सपना की बातें सुन लेती है। घर आकर वो निर्णय लेती है कि सपना को ही वो अपने घर की बहू बनाएगी, क्योंकि इससे अच्छी और सुलझी हुई लड़की उसे कहीं नहीं मिल सकती। अगले दिन वो संदीप के साथ सपना की माँ के घर जाती है और सपना का हाथ संदीप के लिए मांग लेती है। पर फिर मेरी माँ का क्या होगा? उनका तो सहारा ही मैं हूं। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकती। कौन सी सदी की बातें कर रही हो बेटी? भला आजकल कोई इन बातों को मानता है? जिस तरह संदीप से शादी के बाद मैं तेरी माँ हूं, उसी तरह ये भी तो संदीप की माँ हुई। हम सब इकट्ठा नहीं रह सकते क्या? और तू क्यों फिक्र करती है बेटी? तेरी चाय की दुकान तो चल रही है ना, मैं वहां पर काम करूंगी। अपना काम करने में क्या शर्म है? बस खुशी की बात यह है कि तू अच्छे घर जा रही है। अरे बहन जी, तुम अकेले क्यों दुकान चलाओगी? हम तीनों मिलकर चाय की दुकान चलाएंगे। हाँ। और फिर कुछ समय बाद सपना की शादी संदीप के साथ हो जाती है। संदीप जब जॉब पर होता है तो वो तीनों औरतें अपनी चाय की दुकान चलाती।